हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल एम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर या बीबीए की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक होती है, बीबीए सेकंड ईयर थर्ड ईयर दोनों में ये चैप्टर है अलग अलग नाम से। सेकंड ईयर में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से और थर्ड ईयर में मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के नाम से, मटेरियल के नाम से चैप्टर मिलेगा। और बीकॉम सेकंड ईयर, मैं ये जो बुक यूज़ कर रहा हूँ ये आरबीडी पब्लिशर की बीकॉम सेकंड ईयर के लिए बनाई हुई किताब है। तो इसके अंदर आप लोगों को एग्जाम्पल करवा रहा हूँ 3.1। मैं सवाल की समरी बोर्ड पर एक बार उतार रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे आइए मैं सवाल की समरी बोर्ड पे बना देता हूं। सवाल में आपको क्या दे रखा है, ये सवाल सन 2010 में एमडीएसयू में आया हुआ है 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में। तो देखो, पेपर में जब नसीब अच्छा होता है तो कितने अच्छे अच्छे से सवाल आ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 1, पहला ही सवाल पेपर में आ जाता है। कह रहा है इन अ फैक्ट्री वीकली कंजम्पशन ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल ए एंड बी। बेटा हमारे ना दो मटेरियल है ए एंड बी। अच्छा, ये है ना पक्का बीबीए की बुक में भी सवाल है, मेरा देखा हुआ है, उसमें सीरियल नंबर अलग जगह मिलेगा। मतलब बीबीए सेकंड ईयर में तो मेरे को अभी याद है, मैंने पढ़ाया था थोड़े दिन पहले ही, तो ये किसी और छठे या सातवें नंबर पे मिलेगा। सवाल डिट्टो सेम है। खैर, ए और बी मैं सवाल समरी बोर्ड पे बना रहा हूं, तो आप लोग बोर्ड से ये मान लो कि सवाल यहां पे आपका। इन अ फैक्ट्री कंजम्पशन ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स ए एंड बी आर एज फॉलोज। मैक्सिमम यूसेज, इनकी है ना मैक्सिमम यूसेज दे रखी है। कितनी है? 225। दोनों के लिए 225 ही लिखोगे क्योंकि अलग अलग तो बताई हुई नहीं है, तो दोनों की 225 मान लो। और दोनों की जो मिनिमम यूसेज है जस्ट 75 या 175, 75 दे रखी है, और दोनों के लिए सिंगल दे रखी है। अच्छा, सवाल में नॉर्मल यूसेज गिवन नहीं है, मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है और नॉर्मल भी होती है। जब भी किसी सवाल में गिवन ना हो तो नॉर्मल का मतलब होता है एवरेज। यानी क्या करोगे, 225 प्लस 75, मैं लिख देता हूं 225 प्लस 75 डिवाइड बाय 2, तो 150 हो जाएगा। दोनों में क्या लिख दोगे, 150। तो मैक्सिमम, मिनिमम और नॉर्मल यूसेज पता चल गई आप लोगों को। अब सवाल में क्या दे रखा है, रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है सवाल में। ठीक है, मैंने ब्लू पेन से वो लिखा है, जो सवाल का पार्ट नहीं था हमने बनाया है। सवाल में दे रखा है रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, ये अलग अलग दे रखी है 1200 और 1800। 1200 इसकी, 1800 यूनिट इसकी। और फिर हमें रीऑर्डर पीरियड दे रखा है। पीरियड चाहिए होता है ना हमें, मिनिमम मैक्सिमम वाला। तो पता है पीरियड कैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 4 से 6 वीक, यानी कि 4 से 6 वीक। और दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है, 2 से 4 वीक। बेटा एक बात बताओ, 4 मिनिमम हो गया, 6 मैक्सिमम हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे नॉर्मल कितना, तो 4 और 6 10, 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 5 नॉर्मल। 2 और 4 6, ये 2 मिनिमम हो गया, 4 मैक्सिमम हो गया। तो 2 और 4 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 3। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल पीरियड हो जाएगा। ठीक है, हमें यूसेज भी तीनों चाहिए होते हैं, पीरियड भी तीनों चाहिए होते हैं। लिख लिए मैंने, सवाल का डाटा मैंने लिख लिया जो सवाल में दे रखा था। अब पूछा क्या क्या है वो लिख लेता हूं। कैलकुलेट द फॉलोइंग लेवल ऑफ ईच टाइप ऑफ मटेरियल, यानी हर पॉइंट के लिए 4 पॉइंट पूछे हैं, ए और बी दोनों के लिए बनाने हैं। चलो पूछा क्या क्या, एक बार मेरे को नाम बता दो। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, चारों चीजें पूछ ली। चलो बेटा, कभी भी कोई सवाल पूछा हो और उसमें चाहे रीऑर्डर लेवल नहीं भी पूछा हो तो भी सबसे पहले रीऑर्डर लेवल निकालना, क्योंकि बाकी पॉइंट सॉल्व करने के लिए रीऑर्डर लेवल की जरूरत होती है। और मेरी आदत तो है कि मैं हमेशा रीऑर्डर लेवल पहले, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर एवरेज निकालता हूं, यानी इसी ऑर्डर में निकालता हूं। जबकि शायद सवाल में इस ऑर्डर में नहीं पूछा हुआ, सवाल में हाँ इसी ऑर्डर में पूछा हुआ है। तो भी अगर नहीं भी ऑर्डर चेंज भी हो तो भी आपकी आदत क्या होनी चाहिए, पहले रीऑर्डर, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर एवरेज। इजी रहता है फार्मूले याद रख पाना। करें, देखो बेटा कुछ नहीं करना है इस सवाल में, अगर आपको फार्मूला याद है तो सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा। जैसे कि क्या करना है, पहले रीऑर्डर लेवल का फार्मूला लिख दो, मैक्स इनटू मैक्स। हाँ या ना, मैक्स इनटू मैक्स, मैक्सिमम यूसेज, मैक्सिमम पीरियड। ठीक है, तो जब ए के लिए सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम यूसेज कितना लिखोगे, 225, और मैक्सिमम पीरियड 6 ए का है ना, तो 6 कितना हो जाएगा, 25 150 और 1200, 1350 हो जाएगा। कैलकुलेटर लेके बैठा करो। बी का 225 मैक्सिमम यूसेज है और मैक्सिमम पीरियड कितना है, 4, तो 900 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या था सर, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। बेटा याद है मैक्सिमम के फार्मूले में क्या होता था, रीऑर्डर लेवल में रीऑर्डर क्वांटिटी जोड़ देते थे और माइनस करते थे मिनिमम इनटू मिनिमम। बिल्कुल सही, मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम पीरियड। बस ए और बी का निकाल लो।
रीऑर्डर लेवल ए का कितना आया था, रीऑर्डर लेवल 1350, कैलकुलेटर निकालो। रीऑर्डर क्वांटिटी 1200 ए की, माइनस मिनिमम यूसेज 75, मिनिमम पीरियड 4, आ रहा है समझ। तो ये कितना हो गया 2550 प्लस 300 माइनस 300 सॉरी, तो आ जाएगा 2250। मैच कर लो एक बार आंसर, सही है बुक में। उसके बाद बी मैं करवाऊं या कर लोगे, बी कर लोगे। सी अब हमें मतलब थर्ड टाइम क्या करना है, मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल, तो मिनिमम वाले में फार्मूले में क्या चेंज आ जाता है, ये रीऑर्डर लेवल तो ऐसा ही रहता है, ROQ गायब हो जाता है और माइनस क्या कर देते हैं, नॉर्मल इंटू नॉर्मल। याद है फार्मूला इसका, मतलब नॉर्मल इंटू नॉर्मल पीरियड। चलो जब ए का सॉल्व करेंगे तो रीऑर्डर लेवल कितना ले लेंगे 900, नॉर्मल यूसेज 1350, ए का ले लेंगे 1350 और ए का नॉर्मल यूसेज कितना है 150, नॉर्मल पीरियड कितना है 5, तो 1350 माइनस 15 बन जाए 75, 750, तो 600 आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। ठीक है, इसी तरह बी का निकाल लोगे। फोर्थ टॉपिक क्या चीज आएगी, फोर्थ एवरेज स्टॉक लेवल है ना, जो चौथी चीज थी एवरेज स्टॉक लेवल। इसको निकालने के दो तरीके और दोनों से अलग अलग आंसर आता है। मेरी हमेशा सलाह है कि जब आपने मिनिमम और मैक्सिमम के आंसर निकाल रखे हो तो उन्हीं को यूज करो। मिनिमम का आंसर कितना आया था ए का 600, मैक्सिमम का आंसर कितना आया था 2250 डिवाइड बाय 2, तो 2850 का मतलब होगा 1425। मैच कर लो एक बार। इसको निकालने का एक और बी तो निकाल ही लोगे, इसको निकालने का जो दूसरा तरीका होता है उसका मतलब होता है रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस जो वो है, सॉरी गलत, मिनिमम लेवल का आंसर प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी का हाफ। ठीक है, तो आप ए के लिए जब आंसर निकालेंगे तो मिनिमम लेवल का आंसर कितना आया था 600, रीऑर्डर क्वांटिटी ये रही कितनी 1200 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आया इसका 1200, है ना। ये आंसर अलग आया, ये आंसर अलग आया, जो भी आपने फार्मूला लिखा होगा उसके हिसाब से आया वो आंसर वैलिड आंसर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। 20 मार्क्स में देखो सवाल लेंथी हो सकता है कि कैलकुलेशन करनी है इतनी सारी, लेकिन सवाल डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बस ये लेंथी हो गया। ठीक है, और भिड़ते इस सवाल सीधा आपको वो दे दिया जो बीबीए की बुक में 6-7वें नंबर पे है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हाँ, ये भी बीबीए की बुक में 100% ऐसे का ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ, और शायद उसमें तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। एग्जांपल नंबर 2 देखो, एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, हाँ यहाँ हो जाएगा। यहाँ आप लोग सॉल्व कर लेना बी वगैरह का। ठीक है, होमवर्क। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर करवा रहा हूं मैं 2, जो का त्यों सवाल है। ये देखो बेटा, एक सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे बोर्ड पे भी समरी बनाने वाला हूं मैं इसकी। ये देखो, करें। देखो बेटा, in a manufacturing of a product a company uses 3 raw materials A, B and C. The following facts are available in respect of these material. 3 अलग अलग सवाल A, B और C से रिलेटेड डाटा दे रखा है। ठीक है, A में आपको सब चीजों में 5-5, 6-6 चीजें दे रखी है। मैं बता देता हूं पूरा तो बोर्ड पे क्या बनाना, मैं बता देता हूं ओरली क्या क्या है। जैसे प्रोडक्ट A है, उसका आपको दे रखा है यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यानी एक यूनिट बनाने के लिए प्रोडक्ट A कितना चाहिए होता है 10 यूनिट। यानी अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल A है, और वो मटेरियल A कितना चाहिए होगा, मेरे को 10 यूनिट चाहिए होंगी। रीऑर्डर क्वांटिटी यानी कि ROQ गिवन है। बिल पर किलोग्राम यानी 10 पैसे, बेटा पैसे वर्ड को अंडरलाइन कर लो, यानी जो प्राइस है ना वो पैसे में दे रखा है, तो आप इसको 0.10 पढ़ोगे, 10 रुपए नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे 0.10, क्योंकि वैल्यू जो है वो पैसे में लिखी हुई है। तो 10 पैसे का मतलब रुपीस कितना होता है 0.10 होता है। ठीक है, और फिर दे रखा है डिलीवरी पीरियड, यानी जो पीरियड होता है वो लिखा हुआ है जैसे 1 to 3 वीक्स, यानी 1 मिनिमम है 3 मैक्सिमम पीरियड है, तो एवरेज हो गया 2। आ रही समझ, पीरियड दे रखा है हमें सवाल में।
फिर रीऑर्डर लेवल लिखा हुआ है, यानी ROL ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है, हमें 2 में दे रखा है, तीसरे में नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। और फिर एक मिनिमम लेवल दे रखा है, जो मिनिमम लेवल किसी का गिवन है, किसी का नहीं भी गिवन है। ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं। नीचे बोला क्या गया है, एक्स्ट्रा बोला गया है नीचे वीकली प्रोडक्शन, यानी हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना बेटा, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 टू 225 यूनिट्स, एवरेजिंग 200 यूनिट्स। यानी हमारा जो प्रोडक्शन है ना बेटा, प्रोडक्शन वो कितना है, 175 से 225 यूनिट है, जिसका एवरेज कितना है 200। यानी ये हमारा मिनिमम प्रोडक्शन है, ये हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन है, और ये हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन है। हाँ या ना, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब आपसे क्या क्या पूछा है वो सुनो, केवल 4 सवाल पूछे हैं। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द क्वांटिटीज ऑफ द फॉलोइंग। 4 चीजें पूछी है। पहला पूछा है मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, बस इतना सुन लेंगे। पहला पॉइंट जो पूछा है, फिर बाकी अगले बारे में बताता हूं भी। मिनिमम स्टॉक लेवल पूछा है, किसका पूछा है, ए का। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो नजर केवल किस पे रहनी चाहिए, ए पे रहनी चाहिए। मिनिमम स्टॉक लेवल ए का पूछा है, तो खैर यहां सॉल्व कर देता हूं। पहला पॉइंट मैं इस सवाल को यहीं लिख देता हूं दोबारा, एग्जाम्पल नंबर 2। और इसमें मैंने क्या लिखा कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, 175, 225, बीच में 200, यानी ये मिनिमम इतना प्रोडक्शन करते हैं, मैक्सिमम इतना, और नॉर्मली इतना करते हैं। ठीक है। और जो पहला सवाल पूछा है हमसे, वो सवाल में क्या पूछा है, मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, किसका निकालेंगे, ए का। ठीक है बेटा, चलो क्या बेटा, हाँ मैं अभी बताता हूं। एक्चुअली तीनों में क्वांटिटी अलग अलग चाहिए, तीनों के लिए प्रोडक्शन। देखो मैं आपको बताऊं ये सवाल क्या है। ये सवाल ऐसा है, जैसे मान लो मैं रसगुल्ले बनाता हूं, मैं एक दिन में या तो 175 रसगुल्ले बनाता हूं, या 225 या 200। रसगुल्ले बनाने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए होती है। ठीक है, एक तो छैना, और क्या चाहिए होगा, चीनी, और एक और चीज पानी। ठीक है, तो छैना, चीनी, पानी, कितना छैना चाहिए होगा उसको बोलेंगे मटेरियल ए कितना चाहिए। ठीक है, यानी 1 किलो रसगुल्ले बनाने के लिए मुझे 10 किलो छैना चाहिए। थोड़ी देर के लिए ऐसे बोल देते हैं, 10 यूनिट लिखा था ना, इसका मतलब 10 किलो छैना चाहिए थोड़ी देर के लिए। और 1 किलो रसगुल्ला ही बनाने के लिए 4 किलो चीनी चाहिए। ठीक है, और 1 किलो रसगुल्ला ही बनाने के लिए मुझे 6 किलो पानी भी चाहिए। या मान लो 1 किलो को 1 पीपा बोल दो, क्या बोल दो, 1 पीपा रसगुल्ला का बनाने के लिए मैं उसमें 10 किलो छैना यूज करता हूं, 4 किलो चीनी यूज करता हूं, और 6 किलो पानी यूज करता हूं। समझ में आ रहा है? तीनों प्रोडक्ट अलग अलग है, रॉ मटेरियल। आउटपुट जो है वो इतना है, 175 यूनिट का। डन। चलो अब मैं एक एक करके समझाता हूं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्लोली करेंगे। मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए का चाहिए। पहले तो इसका फार्मूला लिख लें। फार्मूला क्या होगा सर, मिनिमम लेवल का फार्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल पीरियड। अब हम देखेंगे सवाल में जो डाटा गिवन है उसमें एक ही लाइन में क्या ये सारी चीजें गिवन हैं। आओ जरा सवाल का डाटा एक बार आप फिर देख सकते हैं यहां पे। ठीक है, आओ जरा देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। क्या हमें एक ही लाइन में रीऑर्डर लेवल पता है क्या? ये देखो लास्ट में 8000 दे रखा है, ये लिखा हुआ है रीऑर्डर लेवल। ठीक है, 8000 लिख दूंगा। नॉर्मल यूसेज, बेटे पहले तो ये बताओ नॉर्मल प्रोडक्शन कितना है, 200, और नॉर्मल यूसेज 200 यूनिट बनाने के लिए एक की कितनी आइटम चाहिए होंगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 200 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2000। नॉर्मल यूसेज पता चला, यूनिट तो 10 चाहिए। 175 बनाओगे तो 175 इंटू 10, 200 बनाओगे तो 200 इंटू 10। समझ रहे हो, एक यूनिट बनाने के लिए 10 यूनिट चाहिए। एक पीपा भरने के लिए 10 किलो छैना चाहिए। तो अगर मुझे 200 पीपे भरने हैं तो नॉर्मल यूसेज कितना हो जाएगा, 200 इंटू 10, 2000। ये बात समझ आई है, नहीं आई? नहीं आई बेटा? ये 10 क्या शो कर रहा है, बस आप ये समझ लो। वो जो पहला 10 है ना, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है कि अगर एक पीपा मैं बनाऊंगा, एक पीपा समझ गए, एक डब्बा, एक डब्बे रसगुल्ला तैयार करने के लिए मुझे 10 किलो छैना चाहिए। यही बात है। अब इन्होंने बोला हमें नॉर्मल यूसेज, यहां क्या चाहिए, नॉर्मल यूसेज। नॉर्मल यूसेज कहीं नहीं लिखी सवाल में, नहीं लिखी। ये लिखा है कि नॉर्मल प्रोडक्शन कितना है। क्या लिखा है, नॉर्मल प्रोडक्शन कितना है। बताना बेटा मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन कितना है, 200 डब्बे यानी 200 पीपे। एक पीपा बनाने के लिए 10 किलो छैना चाहिए, तो 200 पीपे बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे, 2000। तो मेरा नॉर्मल यूसेज कितना हो जाएगा, 2000। अब समझ में आया, अभी भी वही है।
पक्का? चलो ठीक है। आरओएस सवाल में साफ साफ गिवन था 8000। नॉर्मल यूसेज मैं लिख देता हूं, मैंने कैसे निकाला, 200 इंटू 10, ठीक है। और नॉर्मल पीरियड हमें गिवन था 1 से 3। 1 से 3 का मतलब मैं यहां लिख देता हूं कि 1 + 3/2, क्योंकि 1 से 3 में 1 मिनिमम होता है, 3 मैक्सिमम होता है, तो 4 / 2। ये समझ में आ रहा है? पूरी डिटेलिंग दे दी मैंने आप लोगों को यहां पे। चलो 8000 माइनस 2000 इंटू 2, तो 4000 माइनस कर दो, कितना आंसर आ गया? 4000। ये हमारा पहला आंसर हो गया, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ किसका? बी। पहले इसका फार्मूला लिख ले, फिर सोचते हैं इसके बारे में क्या क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। रीऑर्डर लेवल चाहिए, रीऑर्डर क्वांटिटी चाहिए, और मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम पीरियड, यही होना चाहिए। चलो ठीक है। रीऑर्डर लेवल, सवाल में रीऑर्डर लेवल बी वाली लाइन में देखना, दे रखा है साफ साफ 4750, मैंने नहीं निकाला, ये लाइन में दे रखा था। रीऑर्डर क्वांटिटी ढूंढो बी की लाइन में, सर 5000 दे रखी है रीऑर्डर क्वांटिटी, ये भी मैंने नहीं निकाला, सवाल में दे रखा था। माइनस मिनिमम यूसेज, सर यूसेज तो सवाल में गिवन ही नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन तो गिवन है। मिनिमम प्रोडक्शन कितना कर रहा हूं? 175, और बी का 1 यूनिट बनाने के लिए कितना चाहिए? 4। तो यहां पे कितना लिखूंगा? 175 इंटू 4। ये बात समझ आई या नहीं आई? मिनिमम को उस रिक्वायर्ड अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू मिनिमम पीरियड बी का देखना 3 से 5 हफ्ते। 3 से 5 हफ्ते का मतलब 3 + 5 डिवाइड बाय, अच्छा मिनिमम ही लिखना है, सॉरी बेटा, इसमें तो मिनिमम ही आना था, यानी कि 3 ही आना था। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलो तो ये कितना हो गया? 9750 माइनस 300 दिया 900, सॉरी 300 400 700 दिया 2100। 2100 कम कर दो तो ये हो जाएगा 50, 1 और 6 7 2, हाँ कर दिया मैंने, कर दिया मैंने। तो 7650 आंसर आ रहा है क्या? चेक कर लो, सही है पक्का? चलो आई बात समझ में? अब पता चल रहा है। थर्ड पॉइंट, ROL पूछा है किसका? सी का। नहीं दे रखा क्या सवाल में? बाकियों के तो रीऑर्डर लेवल गिवन थे, इसका रीऑर्डर लेवल गिवन नहीं था, तो आओ पता लगा लेते हैं। देखो रीऑर्डर लेवल सी का, रीऑर्डर का फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम पीरियड, ठीक है। तो मैक्सिमम यूसेज ये रही सर 225 प्रोडक्शन थी, और सी की जरूरत कितनी थी? 6 की। तुम्हें क्या सवाल रट गया क्या है? अच्छा, तो और मैक्सिमम पीरियड दे रखा होगा सवाल में 2 से 4 हफ्ते, तो कितना लिख दूं? 4। तो 1200, 150, 1350, 13 चौक 52 और 5400 आंसर आ रहा होगा, चेक कर लो। आप लोग कैलकुलेटर भी नहीं निकालते, वेरी गुड, ऐसे बच्चे हैं। चलो कैलकुलेटर सही नहीं होते, खैर बाद में बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट करें? चलो फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, हाँ ये थोड़ा लेंथी पॉइंट है। एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए का ना, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। अब ए का सॉल्व करने के लिए वैसे तो 2 फार्मूले होते हैं, वो एक तो मिनिमम लेवल वो हमारा निकला हुआ है, प्लस हाफ ऑफ ROQ। इससे भी निकाल सकते हैं क्योंकि ROQ दे रखा है सवाल में, तो इसी से निकाल देते हैं ना, फिर टेंशन क्यों लें। मिनिमम लेवल प्लस ROQ का हाफ। ए का मिनिमम लेवल हम यहां निकाल चुके हैं, कितना है? 4000, और ROQ सवाल में दे रखा था ए का कितना था? 10000 डिवाइड बाय 2, तो 9000 आंसर आ रहा होगा, चेक करो। अगर नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, ये भी वैलिड है। वैसे तो आ रहा है 9000, दूसरा मेथड लगाया है। तो बेटा ये 9000 आंसर आपका बुक में तो मैच नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बुक वालों ने इसको मिनिमम मैक्सिमम लेवल वाले से सॉल्व किया है, लेकिन अगर आपने ये भी आंसर लिखा है तो ये सही है। मैं आपको ये और बता रहा था बेटा कि ये एक्चुअल में एग्जैक्टली कब मैच होता है मिनिमम मैक्सिमम से, जब ये जो आपका EOQ की बजाय ROQ की बजाय अगर EOQ वाली वैल्यू पता हो ना, तो ये एग्जैक्टली मैच होता है। बट कोई बात नहीं, आपने जो लिखा है वो वैलिड है। फिर भी अगर आप करना चाहो कि सर नहीं हमें बुक वाला ही बताओ, तो हमें मिनिमम लेवल में मैक्सिमम लेवल जोड़ना होता है, अपॉन 2 करना होता है, हाँ या ना? सर मिनिमम लेवल का आंसर तो हमें पता है, यहां पे आ जाइए।
मैक्सिमम लेवल हमें वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम लेवल ऑफ ए कैसे निकलेगा सर? वही ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम पीरियड। किसका करेंगे? पूरा ए का सॉल्व करेंगे। ए का ROL देखो बेटा कितना था? 8000। ए का ROQ कितना था बेटा? 10000 दे रखा है सवाल में दोनों। मिनिमम यूसेज, मिनिमम का मतलब 175 प्रोडक्ट अगर मैं बनाऊं, हर प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 यूनिट चाहिए, इनटू मिनिमम पीरियड कितना दे रखा था सवाल में? 1। हाँ या ना? चलो सॉल्व कर लो। 18000 प्लस 1750 माइनस 1750, तो ये कितना आ जाएगा? 16250। ठीक है बेटा, तो यहां पे आंसर पुट कर दो। मिनिमम का आंसर कितना आया था? 4000। मैक्सिमम का कितना आ रहा है? 16250 डिवाइड बाय 2, तो ये आ रहा होगा 10125। मैच कर लो, बुक में ये आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको अगर इस वाले से निकालना है तो पहले एक चीज वर्किंग नोट में ये बनानी पड़ेगी। डन। तो ये आपका 20 मार्क्स के लायक, ये भी अच्छा सवाल था, फेमस क्वेश्चंस में से एक है ये भी। नेक्स्ट, ये था 2 सवाल। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, कितना फेमस क्वेश्चन है ये, मैं आप लोगों को होमवर्क में देने वाला हूं। सवाल की समरी बोर्ड पे बना देता हूं, क्योंकि फेमस क्यों है? देखो RU में, MDSU में, सब जगह आया हुआ है ये सवाल। ठीक है, तो ये देखते हैं। ये सवाल मैं अभी होमवर्क में दूंगा आपको, समरी बनवा देता हूं इसकी। ये सवाल एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह ही है, थोड़ा सा कुछ अलग होगा तो बता दूंगा, नहीं है कुछ भी अलग नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह ही है बिल्कुल। चलो देखो, हमें सवाल में क्या क्या चाहिए होता है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? थर्ड। हमें सवाल में एक तो चाहिए होती है यूसेज, जो कि मिनिमम पता हो, मैक्सिमम पता हो और नॉर्मल पता हो। दूसरा हमें पीरियड चाहिए होता है। देखो सवाल में क्या क्या दे रखा है। नॉर्मल यूसेज है 50 यूनिट्स, यहां लिख दूं 50। मिनिमम है 25, मैक्सिमम है 75, ये लिख दो 25, ये लिख दो 75। और पीरियड दे रखा है आप लोगों को कितना? पीरियड, रीऑर्डर पीरियड नीचे है 4 से 6 हफ्ते ए का। ये जो पीरियड है ना, ये ए का अलग है और बी का अलग। 4 से 6 हफ्ते, यानी यहां ये 4, यहां 6, तो ये कितना हुआ? 5। और बी का कितना है? 2 से 4 हफ्ते, यानी यहां 2, यहां 4, तो ये कितना हुआ? 3। ठीक है, वैसे यहां 5 और 3 दे नहीं रखा था, ये हमने निकाला है 5 और 3। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा? रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखे 300 और 500। रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी ए की कितनी है? 300 और बी की 500। 2 अलग अलग सवाल है ए और बी, है ना। उसके अलावा क्या दे रखा है? बस फिर पूछा आपसे वही रीऑर्डर लेवल, ये सेम टू सेम यही सवाल हो गया, आप चेक करो वही चीज है। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम वाला, मिनिमम वाला और एवरेज वाला। आप जरा चेक करो, ये सवाल और ये सवाल डिटो सेम हुआ क्या? देखो मैक्सिमम, मिनिमम, नॉर्मल, तीनों यूसेज, ये रही तीनों यूसेज ए की, ये रही तीनों यूसेज ए की भी यही है, बी की भी यही है। ए एंड बी दोनों की सेम लिखोगे, जैसे ये सेम थी। फिर रीऑर्डर क्वांटिटी दोनों की अलग अलग दे रखी थी, ये दे रखी है रीऑर्डर क्वांटिटी दोनों की अलग अलग। फिर क्या था? पीरियड 4, 5, 6 था, ये रहा पीरियड 4, 5, 6 और 2, 3, 4। वैल्यू भी सेम ही है क्या? नहीं, वैल्यू अलग है। चलो, और फिर वही 4 आंसर निकालने। तो डिट्टो एग्जांपल 1 की तरह होमवर्क है, कुछ भी नया नहीं था इसमें, तो ये होमवर्क में मार्क कर लो। एग्जांपल 1 की तरह सेम टू सेम ही क्वेश्चन हो गया। उसके बाद थर्ड के बाद आगे चलते हैं। अब फाइनली EOQ आ गया, 4th क्वेश्चन करते हैं। और ये भी देखो फेमस क्वेश्चंस में से एक है, 2 बार आ रखा है RU के अंदर। ठीक है, हाँ ऑनर्स में भी। एग्जाम्पल नंबर 4, ये फर्स्ट यूनिट, ये मटेरियल वाला फर्स्ट यूनिट में ये करें। ये सवाल दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 4। तो फाइनली EOQ करते हैं, लेकिन बिना कैलकुलेटर के तो होगा नहीं, तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। वैसे तो मैं ओरली कर दूंगा, अंडर रूट भी। आप लोग कर पाते हो अंडर रूट ओरली? चलो स्क्वायर रूट निकालना होगा। चलो सवाल करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, अभी तो बहुत टाइम आज तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखो बेटा सवाल में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि EOQ निकालना है। सवाल में दे क्या रखा है? एनुअल यूसेज, यानी कि ए एनुअल डिमांड दे रखी है कितनी यूनिट्स? 1600 यूनिट्स पर ऑर्डर कॉस्ट, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 60 रुपए पर ऑर्डर। एक ऑर्डर पे 60 रुपए खर्च होंगे। और कॉस्ट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस एंड टैक्स, यानी कि कैरिंग कॉस्ट जो होती है बेटा, 1 रुपए 20 पैसे पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट जो है वो 1 रुपए 20 पैसे पर यूनिट
पर एनम है, हाँ या ना। ईओक्यू निकालना, इससे आसान सवाल क्या हो सकता है। पहले के जमाने में 2 नंबर के सवाल आते थे, ये तब पूछा जाता था। √2AO अपॉन, पहले 2 नंबर में आते थे, अब तो अभी इतना नहीं आएगा, इसके साथ आगे चीजें और जुड़ के आएंगी, तब वो 20 का आएगा सवाल, बड़े सवाल आएंगे। ईओक्यू जब अकेला आता था तब 2 नंबर में आता था। तो फिलहाल 2 × 1600A है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 60, कैरिंग कॉस्ट कितनी है 1.20। बस इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर दीजिए। 2 × 12 से 12 कैंसिल हो गया, 400 आंसर आ रहा होगा, चेक कर लो। ऐसे करते हैं ओरली, अंडर रूट भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, है ना। देखो 2 × 12 कैंसिल, 16 का 4 होता है, 400 आंसर आ गया, ठीक है। 400 ही है ना आंसर, चेक कर लो एक बार, ठीक है। चलो एग्जाम्पल कौन सा था ये 4 था। अब 5th देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, देखो क्या लिखा है 5 में, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट ईओक्यू एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ये भी बताना है बाद में कि साल में कितने ऑर्डर देने होंगे, 2 चीजें, पहले तो ईओक्यू, फिर बाद में ये बताना है कि कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है 10,000 यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल आर कंज्यूम्ड पर ईयर। पर ईयर मतलब एनुअल डिमांड हमें दे दी कितनी 10,000 यूनिट, हाँ या ना। उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट पता है ये इन दोनों में से नहीं है, इसको बोलते हैं प्राइस। पर यूनिट कॉस्ट का मतलब जो उस यूनिट का प्राइस है, वो सामान खरीदे तो कितने रुपए में पड़ेगा 20 रुपए में पड़ेगी 1 यूनिट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दी कितनी 50 पर ऑर्डर, ठीक है। और ये 20 रुपए क्या होती है पर यूनिट होती है, अपनी एक सामान की कीमत होती है ये। फिर क्या है एनुअल इंटरेस्ट रेट 5% का है, और कैरिंग कॉस्ट कितनी है 15% अदर देन इंटरेस्ट। तो पता है यहां पे कैरिंग कॉस्ट क्या होगी 5% भी होगी और 15% भी होगी, यानी कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएंगी 20%। और आपको मैंने बताया था ये हमेशा किस पे डिपेंडेंट होती है प्राइस पे, ठीक है। तो प्राइस कितना है 20 रुपए का, तो 20 रुपए इंटू 20%, आ रही है बात समझ। तो 4 रुपए पर यूनिट पर एनम। ये बात समझ आई या नहीं आई। ये जो कैरिंग कॉस्ट होती है ये हमेशा प्राइस पे डिपेंडेंट होती है जब भी परसेंटेज में हो। तो प्राइस अगर 20 रुपए है तो 20 रुपए का 20% कितना हो जाएगा 4 रुपए। अब ईओक्यू निकालना है, अब तो आप कर ही सकते हैं। ईओक्यू कैसे निकलेगा सर, अंडर रूट 2AO अपॉन C, 2 इंटू एनुअल डिमांड 10,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 रुपए, ठीक है। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट कितनी आई थी 4 रुपए। इसको सॉल्व करो बेटा, 4 2 से 2 कट गया, 2 से काटा 5, 500 आ रहा होगा, चेक कर लो आंसर 500 यूनिट्स, सही है क्या निकल गया। दूसरा इन्होंने पूछा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने देने पड़ेंगे। एक बात बताओ बेटा, नंबर ऑफ ऑर्डर हमें जो साल में जितना माल मंगवाना है डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, हमें पूरे साल में 10,000 यूनिट मंगवानी है एक बारी में। ईओक्यू का मतलब ऑर्डर साइज ही तो होता है, बेस्ट ऑर्डर साइज यही तो होता है, यानी एक बारी में मैं कितनी यूनिट मंगा रहा हूं 500, तो मैं पूरे साल पे कितने ऑर्डर करवाऊंगा 20 टाइम्स में फोन करूंगा सामान को मंगवाने के लिए, हाँ या ना। तो ये फार्मूला आपको पता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होता है, जो हमारी पूरे साल की डिमांड है डिवाइड बाय जितना एक बारी में मंगवा रहे हैं, यानी कि ऑर्डर साइज। आ रहा है समझ पक्का, चलो ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 था ये, एग्जांपल नंबर 6 देख लेते हैं बस। एग्जांपल नंबर 6 देखो, एग्जांपल 6 में क्या लिखा है, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। एक्सपेंसेस भी पूछ लिए, थोड़ा सा लंबा हो गया, चलो कोई बात नहीं। एनुअल डिमांड कितनी है 800 यूनिट, एनुअल डिमांड कितनी है 800 यूनिट, और बोलो प्राइस पर यूनिट है 30 रुपए, तो वो बाद में लिख लेते एक बार 10%। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100 रुपए, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 100 रुपए। अब लिख लेते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में देखो एक तो वर्किंग कैपिटल यानी 10% तो वो, और 1 रुपए पर यूनिट ये। तो पहले क्या करेंगे 30 रुपए का तो 10% निकाल देंगे, प्लस 1 रुपया और जोड़ देंगे, समझ रहे हो। तो कितना हो गया 4 रुपए पर यूनिट पर एनम। ये बात समझ में आई। वर्किंग कैपिटल वाली परसेंटेज प्राइस पे निकालेंगे, ठीक है, और 1 रुपया अलग से लगना ही था पर यूनिट, तो 4 रुपए पर यूनिट पर एनम। अब ईओक्यू निकाल दूं,
ईओ क्यू बिना फार्मूला लिखे निकाल दो, 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी, तो कितना हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 200 आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। कैलकुलेटर को हाथ ही नहीं लगाया अपन ने तो, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा था पता है, देखो एक सवाल में और पूछा था ऊपर, एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल, क्या पूछा था, एक्सपेंसेस। बेटा हमने एक फार्मूला पढ़ा था टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट में 3 चीजें काउंट होती हैं, एक तो प्रोडक्ट का प्राइस यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेज, दूसरा होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और तीसरी होती है कैरिंग कॉस्ट। बेटा ये कॉस्ट ऑफ परचेज कोई खर्चा नहीं होता, ये तो खुद माल की परचेज प्राइस है। इस सवाल में आपसे एक्सपेंस पूछा, अंडरलाइन कर लो, एक्सपेंस ऑन मटेरियल। जब एक्सपेंस की बात होती है तो यानी कि आपसे क्या क्या मांग रहा है, ऑर्डरिंग और कैरिंग पूछ रहा है, समझ रहे हो। एक्सपेंस का मीनिंग कौन सा हुआ, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। बेटा बता सकते हो एक्सपेंसेस, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है साल में जितने आपको ऑर्डर देने हो उनको ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना। सर साल में जो ऑर्डर देने वो निकलता कैसे है, सर साल में जितनी एनुअल डिमांड है उसको ऑर्डर साइज से डिवाइड कर दो इनटू ये ऑर्डरिंग कॉस्ट तो पहले ही था, हाँ या ना। चलो तो सर साल की एनुअल डिमांड कितनी है आपकी 800, सर आप एक बारी में कितना मंगवा रहे हो 200, तो साल में कितने ऑर्डर करोगे, 4 ऑर्डर करोगे, 4 ऑर्डर, और हर ऑर्डर पे कितने रुपए खर्च करोगे 100, तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, 800 पूरे साल में चाहिए, एक बारी में 200 मंगवा रहा हूं तो साल में कितनी बार मंगवाऊंगा, 4 बार, हर बार कितने रुपए खर्च होंगे मेरे 100, तो 4 इंटू 100 कितना हो गया 400, आ रहा है समझ। चलो ठीक है। दूसरा सर कैरिंग कॉस्ट, सर कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है जो आपका ऑर्डर साइज है उसे 2 से डिवाइड कर दो इनटू कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डर साइज यानी कि सर एक बारी में 200 यूनिट मंगवा रहे हो उसे 2 से डिवाइड करो, कैरिंग कॉस्ट कितनी थी सवाल में 4 रुपए, ठीक है, 5 और 20 ये 200 को 200 400 सॉरी 400, तो टोटल कितना आ गया 800। अब मैं आप लोगों को हाँ अब मैं आप लोगों को एक हिंट बता देता हूं, एक ट्रिक बता देता हूं। ईओक्यू वाले टॉपिक में जब भी आप ये कॉस्ट निकालोगे ना, ये दोनों हमेशा सेम आती है, कितने भी सवाल कर लो। ईओक्यू वाला जो जब 200 वाला ईओक्यू यानी ऑर्डर साइज है, ईओक्यू पे आधारित जब भी आंसर निकाला जाता है तो ये दोनों हमेशा सेम आती है, हमेशा 100% केसेस में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।